राधा वाले कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थी। मुझे हैरत हुई, राधा कभी भी कॉटेज की तमाम बत्तियां नहीं जलाती। गेट के सामने पहुंचकर मैंने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा हाथ खुद ब खुद पीछे हट गया। मेरी चट्टी हिस्स किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैंने गेट की छर्री से अंदर झांकने की कोशिश की। सामने बरामदे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं वहां से हटकर कॉटेज के पहलू की तरफ आ गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी एहतियात से अंदर कूद गया। हाथ में पकड़ा हुआ थैला मैंने पौधों में रख दिया। जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ा और मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे में कदम रखते ही मुझे चौंकना पड़ा। अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शख्स गालिबन राधा को मुखातिब करते हुए कह रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। अगर तुम्हें पुलिस या नागराज के आदमियों के हवाले कर दूं तो वो तुम्हारी बोटी बोटी कर दें। तुम्हें इस कष्ट से बचाने के लिए ही कह रहा हूँ कि मुझे उस आतंकवादी का पता बता दो। तुम भी कष्ट से बच जाओगी और मेरा भी काम हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि नागराज से इनाम में मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। तुम भी ऐश करोगी। राधा की आवाज सुनाई दी, मैं कह चुकी हूँ कि किसी आतंकवादी को नहीं जानती। उस आदमी ने कहा, तो फिर इस तरह छुपने और भेस बदलने का क्या मतलब है? वो बोली, नागराज को शुबा है कि मैंने अलका अग्निहोत्री के कत्ल में उस पापी का साथ दिया था, इसलिए छुपती फिर रही हूँ। हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। जब तक अपनी बेगुनाही साबित न कर दूं, सामने नहीं आ सकती। इन बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे बाद राधा भी कॉटेज से बाहर गई थी और किसी ने उसे पहचान लिया था और उसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुंच गया। मैंने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो अकेला ही था। बरामदे वाला दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, सामने वाले कमरे में कोई नहीं था। मैंने दरवाजे पर हाथ रख कर आहिस्तगी से उसे पूरी तरह खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। आवाजें राधा के बेडरूम की तरफ से आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। सामने ही एक कुर्सी पर राधा बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खराशें थी। मुझे समझने में देर न लगी कि राधा आसानी से इस शख्स के काबू में नहीं आई होगी। राधा ने मुझे देख लिया था, लेकिन उसने चेहरे से किसी तासुर का इजहार न होने दिया और आदमी दरवाजे की आड़ में था, इसलिए मुझे नजर नहीं आ सका। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर चंद सेकंड के बाद वो आदमी भी मेरे सामने आ गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि करीब पहुंचकर पिस्तौल उसकी गर्दन से लगा दूंगा, मगर मेरी ये हसरत दिल में रह गई। वो शख्स बड़ी तेजी से मुड़ा। उसके पैर की ठोकर मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मेरे संभलने से पहले ही उसकी दूसरी ठोकर मेरे सीने पर लगी और मैं लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। फिर ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उस शख्स के पास कोई आतिशी असलहा नहीं था। उसके हाथ में चाकू था जिसका ब्लेड बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। उसने जिस अंदाज से चाकू पकड़ रखा था उससे अंदाजा होता था कि वो उसके इस्तेमाल में माहिर था। उसने अचानक ही हमला कर दिया जिसे मैंने नाकाम बना दिया। उसने दूसरा हमला किया। इस मर्तबा बचाव की कोशिश में चाकू की नोक मेरी कलाई की खाल काटती हुई निकल गई। उसने तीसरा वार किया तो मैंने झुकाई देकर उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। एक मौके पर उसने मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में आ गई। मैं उसकी गर्दन को जोरदार झटके देता रहा और वो बुरी तरह चीख रहा था और आखिरकार एक जोरदार झटके से कड़क की आवाज उभरी और वो मेरे हाथों में मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने उसे फर्श पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर राधा की रस्सी खोल दी। वो कुर्सी से उठकर अपनी कलाइयां सहलाने लगी। मैंने राधा की तरफ देखा, कहा, तुम बाहर गई थी? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे गई थी। इत्तेफाक से मैंने इसे अपने पीछे आते देख लिया और वापस आ गई, लेकिन ये कमबख्त मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया और इसने अचानक ही अंदर घुसकर मुझे दबोच लिया। मैंने लाश की तरफ देखा, कहा, अच्छा हुआ मैं बर वक्त पहुँच गया, वरना ये तुम्हें मार डालता। वैसे ये है कौन? राधा ने कहा, होगा उसी गिरोह का कोई बदमाश। फिर हम सोचने लगे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बाहर कहीं फेंकना मुनासिब नहीं था क्योंकि उसे कंधे पर लाद कर ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता था। और फिर यही तय हुआ कि अकबी लॉन में गड्ढा खोद कर लाश को दबा दिया जाए। रात को मैंने राधा को लक्ष्मी से मुलाकात की तफसील भी बता दी और जब मैंने बताया कि आज शाम 8 बजे मुझे प्रेम निवास रेस्टोरेंट में लक्ष्मी से मुलाकात करनी है तो राधा भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। राधा ने कहा, 2 साल पहले जब गोपाल से लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था तो उन्हीं दिनों उससे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो कुछ अरसे लापता रही। आज मैं भी उससे मिल लूंगी। बाहर निकलने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भेस बदलने का था। मुझे तो खैर कल वाले गेटअप में ही जाना था, लेकिन राधा के सिलसिले में कुछ परेशानी थी। जो शख्स कल मेरे हाथों मारा गया था वो नागराज के ही गिरोह का आदमी था। उसने राधा को किसी तरह पहचान लिया था
और अपने बड़ों को इत्तला देने की बजाय उसने अकेले ही राधा को काबू करने की कोशिश की थी, ताकि मेरा पता मालूम करके 5 लाख रुपए का इनाम हासिल कर सके। और ये लालच ही उसकी मौत का बायस बन गया था। राधा ने ब्लैक जीन्स और मरून रंग की टी शर्ट पहनी, बालों का स्टाइल और चेहरे का हुलिया भी बदल लिया। आंखों पर ऐनक लगाने से चेहरा कुछ और मुख्तलिफ हो गया। हम कॉटेज से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तकरीबन 40 मिनट के बाद प्रेम निवास रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उस वक्त ठीक 8 बजे थे। रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था। मैंने एक ऐसी मेज का इंतखाब किया जिसके साथ ही साइड स्ट्रीट का दरवाजा भी था। वहां से सामने वाले दरवाजे पर भी निगाह रखी जा सकती थी। ऑर्डर लेने के लिए रत्ना ही आई थी। वो उस वक्त मुझे नहीं पहचान सकी। उसके जाने के ठीक 2 मिनट के बाद मैंने लक्ष्मी को दरवाजे में देखा, लेकिन उसके साथ ही एक और औरत को अंदर दाखिल होते देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बेला थी, जीन्स और ऊंची शर्ट में। उसने दरवाजे में रुककर एक लम्हे को इधर उधर देखा और फिर नपे तुले कदम उठाती हुई हमारी मेज की तरफ बढ़ने लगी। बेला हमारी मेज के करीब आकर रुक गई और फिर बेतकल्लुफी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। बेला पलक झपके बगैर मुझे देख रही थी। उसकी नजरें मेरे वजूद में पाताल तक उतरी जा रही थी। बेला से कई मर्तबा मेरा आमना सामना हुआ था। मेरा दिल हौले हौले कांप रहा था। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाकर गैर इरादी तौर पर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि बाहर उसके कुछ साथी मौजूद होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट के सामने दरवाजे के बाहर और अतराफ में लगे हुए शीशों के पार जहां तक मेरी नजर गई कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया। रेस्टोरेंट के अंदर भी ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं था जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता। मेरी नजरें लक्ष्मी की तरफ उठ गईं, जो हमसे 3 मेजों के फासले पर बैठी हुई थी। लक्ष्मी और बेला तकरीबन एक साथ ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी और फिर बेला तो हमारी मेज की तरफ आ गई, जबकि लक्ष्मी ने अचानक ही अपना रुख बदल लिया और दूसरी मेज पर जा बैठी। मेरे दिल में अचानक ही ख्याल उभरा। लक्ष्मी से आज की मुलाकात का प्रोग्राम तकरीबन 24 घंटे पहले बना था। मेरा अब तक का तजुर्बा यह है कि हर किसी ने अपने आप को मजलूम जाहिर करके पहले मेरा एतमाद हासिल करने और बाद में मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और कल रात लक्ष्मी ने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई थी। हो सकता है मेरा एतमाद हासिल करके उसने बेला को मेरे बारे में इत्तला दे दी हो। थे तो वो सारे ही एक थाली के चट्टे बट्टे। उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन लक्ष्मी के बारे में ये ख्याल मैंने जहन से झटक दिया। लक्ष्मी से मुलाकात से पहले राधा मुझे उसके बारे में सब कुछ बता चुकी थी। लक्ष्मी की जबानी तो गोया इन बातों की तस्दीक हुई थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने एक बार फिर बाहर की तरफ देखा। इस मर्तबा भी कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो लोग कुछ फासले पर भी हो सकते थे और बेला की एक आवाज पर यहाँ पहुंच सकते थे। मैं संभल कर बैठ गया। उस वक्त तक मैं अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। मैंने कनखियों से राधा की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। मैं बेला की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैडम, मैं अपनी लुगाई से कुछ प्राइवेट बातें करता हूँ, तुम उधर को चली जाओ, बहुत सीटें खाली पड़ी हैं। बेला ने एक बार फिर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बहुत चालाक बनते हो। उसके लहजे में नागिन जैसी फुनकार थी, मगर आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। बोली, अब खत्म करो ये नाटक। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मेरी एक आवाज पर यहाँ इतने गिद्ध जमा हो जाएंगे कि तुम्हारी एक एक बोटी भी उनके हिस्से में नहीं आएगी। और अपना हाथ जेब से निकाल लो। यहाँ कोई हिमाकत करने की कोशिश मत करना। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने सीधा हाथ कुर्ते की जेब में पिस्तौल के दस्ते पर जमा रखा था। मैंने फैसला कर रखा था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो बेला ही को पिस्तौल की जद पर लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। मैंने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। बेला राधा की तरफ देख कर गुर्राई, और तुम पर तो मैं पागल कुत्ते छोड़ दूंगी। वो जब तक तुम्हारी बोटियां नोचेंगे तो। राधा की हलक से भी गुर्राहट निकली। अपनी जबान बंद रखो। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती मैंने उसे हाथ उठाकर रोक दिया और बेला की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने कहा, तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद इस दीदा दलेरी से सामने आना मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं इस वक्त यहाँ आने वाला हूँ? बेला ने हैरत से कहा, किसने बताया? मुझे कौन बताता? ये तो महज इत्तेफाक है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, वो कैसे? बोली, तुम्हारी गर्दन पर दाईं तरफ टेडी पैसे के बराबर ये स्याह निशान है। मैं इस निशान को कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे बाल बड़े थे तो ये निशान छुपा रहता था, मगर इस वक्त गंजे होने की वजह से ये निशान कोई भी देख सकता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं यहाँ से तकरीबन 50 गज पीछे सम्राट सुपर स्टोर के सामने गाड़ी में बैठी हुई थी कि तुम करीब से गुजरे। इत्तेफाक से मेरी नजर तुम्हारी गर्दन की तरफ उठ गई और मैं ये निशान देखकर चौंक गई।
और फिर मैंने तुम्हारी चाल ढाल से भी अंदाजा लगा लिया कि ये तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैं कार से उतरकर तुम्हारे पीछे लपकी, मगर तुम लोगों की भीड़ में गायब हो गए। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे देख लिया हो और छुपने के लिए इस रेस्टोरेंट में घुस गए हो। मैंने अंदर दाखिल होकर देखा तो मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मैंने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे डर कर छुप जाऊंगा? मैं तुम्हारे गुरु घंटाल से नहीं डरता, जिसने जहन्नम की सारी बलाएं मेरे पीछे लगा रखी हैं। बेला ने कहा, किस्मत के धनी हो। फिर आगे झुकते हुए आवाज का वॉल्यूम मजीद कम करते हुए बोली, देखो ना जी, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, और फिर तुमने कम से कम 3 मरतबा मेरी जान बचाई थी। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूं कि सब कुछ भूल जाऊं। वो तो हालात ही ऐसा रुख इख्तियार कर गए कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। मैं अगर चाहूं तो इस वक्त तुम्हारे जीवन का अंत हो सकता है। तुमने जहां हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारा अहम तरीन मंसूबा, वो कैंप तबाह कर दिया। तुम्हारी वजह से अब तक सैकड़ों आदमी मारे जा चुके हैं। अलका अग्निहोत्री, दुर्योधन और रवि पंडित जैसे इंटेलिजेंस के ज़हीन ऑफिसर तुम्हारे हाथों मौत के घाट उतर गए। इन सब बातों से कतई नजर मेरी ख्वाहिश है कि तुम जिंदा सलामत यहाँ से निकल जाओ। मैं अपना जीवन खतरे में डालकर भी इस सिलसिले में तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, कहा, मसलन? बोली, मेरे अलावा यहाँ अब भी तुम्हें कोई नहीं पहचानता। मैं इस शहर से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बातें दिलचस्प कर लेती हूँ। इस जान बख्शी पर मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारी ख्वाहिश है या नागराज ये चाहता है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं? बेला उछल पड़ी। उसका चेहरा धुआं हो गया। उसने अपने चेहरे के तासुरात छुपाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, रत्ना चाय लेकर आ गई। उसने उलझी हुई नजरों से पहले बेला और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, 1 कप और लाओ, जल्दी। वो फौरन ही वहां से हट गई। बेला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नागराज किसी इंसान का नाम नहीं, वो यमराज है, मौत का फरिश्ता। तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता है। उस रोज तो महज इत्तेफाक था कि तुम्हारा दाव चल गया। मैंने कहा, और ये इत्तेफाक दोबारा भी पेश आ सकता है, और इस मर्तबा वो बचेगा नहीं। जिस तरह उस रोज मैंने उसके जहरीले नाग का सर कुचल दिया था, उसी तरह उसका सर भी कुचल दूंगा। बेला ने कहा, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो। 2-4 आदमियों की हत्या करके तुम समझते हो कि नागराज को मार डालोगे। उसके गिर्द दुर्योधन और रवि पंडित से ज्यादा खतरनाक आदमियों का हिसार है। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैंने मुस्कुराकर कहा, गोपाल और शंकर, मैं जब तुम्हारे गुरु घंटाल तक पहुंचना चाहूंगा तो ये लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। बेला एक बार फिर उछल पड़ी। उसका चेहरा एक बार फिर मुतगय्यर हो गया। वो मेरे चेहरे से नजरें हटाकर राधा की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, उसे मत घूरो, ये बेचारी इन बातों से बिल्कुल लाइल्म है। मैंने अपना कप उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, लो चाय पियो, कहो तो विस्की मंगवा दूं? तुम्हें शायद इस वक्त उसकी जरूरत हो। उसी वक्त रत्ना भी एक कप और रख कर चली गई। बेला एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बातों ने उसे बदहवास कर दिया था। इसका इजहार उसकी आंखों और चेहरे से हो रहा था। उसे अपने लहजे पर काबू नहीं रहा था। बोली, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं नागराज के भेड़ियों से बचने के लिए रूपोश जरूर हूँ, लेकिन हालात से बेखबर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें ये बता सकता हूँ कि नागराज इस वक्त चूहे की तरह किस बिल में छुपा हुआ है। उसने गैर इरादी तौर पर पूछ लिया, कहाँ? मैंने कहा, उसी कॉटेज में जहाँ दुर्योधन को ठिकाने लगाने के बाद मैंने और राधा ने रात का बकिया हिस्सा गुजारा था और 2 पुलिस वालों को नंगा करके बांध गए थे। बेला के मुंह से इस तरह सांस निकला जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। उसके चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया और कंधे झुक गए, पूरा बदन ढीला पड़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हैरान हो रही हो ना? मैं यहाँ अजनबी हूँ, लेकिन नागराज के कातिलों की पूरी फौज मेरा सुराग नहीं लगा सकी, मगर मैं उसकी तमाम सरगर्मियों से वाकिफ हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा था कि जब चाहूँ उस नाग का सर कुचल सकता हूँ, लेकिन उसे बेबसी की ऐसी मौत मारना चाहता हूँ जिसे माउंट अबू के बासी अरसे तक याद रखें। पहले मैं एक एक करके उसके उन गुर्गों का खात्मा करूंगा जिन पर उसे नाज है। उसे बिल्कुल अकेला कर दूंगा और फिर उस पर हाथ डालूंगा, और फिर उसकी बेबसी का तमाशा तुम भी देखोगी। बेला की नजरें अब मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। बोली, ना जी, सब कुछ जानने के बावजूद तुम गलती कर रहे हो। यहाँ तुम्हारी लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा, मैं इस शहर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक नागराज को नर्क में न पहुंचा दूं। उसकी जिंदगी मेरी कौम की तबाही है। मैं नागराज को उसके तैयार किए हुए जहर से खत्म करने के बाद एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा, और उस वक्त अगर तुम भी मेरे साथ जाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, न राधा को। बेला चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी बातें सुनने के बाद होना तो ये चाहिए कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए 1 मिनट की मोहलत भी न दी जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी है, तरस आ रहा है तुम पर।
मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। मौके से फायदा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं वादा करती हूँ कि कोई तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। बसूरत दीगर ऐसे हालात हो जाएंगे कि फरार का कोई रास्ता न पाकर तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मजबूर वो लोग होते हैं जो कमजोर और बुज़दिल होते हैं, लेकिन मैं न तो कमजोर हूँ न बुज़दिल। इसलिए मैं तो अपना मिशन पूरा होने से पहले फरार की कोशिश करूंगा और न ही बकौल तुम्हारे आत्महत्या करूंगा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मुझे वाकई तुम पर तरस आ रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी फिक्र करो बस। बेला ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, कल का दिन और परसों तक तुम आजादी से घूम फिर सकते हो। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, लेकिन परसों शाम का सूरज गुरूब होने के बाद तुम्हारी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाएगी। तुम मुझे बहुत याद आओगे। अब मैं चलती हूँ। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, कहाँ जाओगी? बोली, जाहिर है नागराज के पास। मैंने कहा, अगर तुम एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहती हो तो आज रात वहां न जाओ, या कम से कम नागराज को ये मत बताना कि मैं उसके कॉटेज से वाकिफ हूँ। बेला ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, तो क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वो गुरु घंटाल आज रात ही कॉटेज छोड़कर कहीं और गायब हो जाएगा। बेला चंद लम्हे घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उठकर चली गई। बाहर जाने से पहले उसने काउंटर पर चाय का बिल भी अदा कर दिया। मैं राधा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर मैं रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की तरफ देखने लगा। हमारे बाईं तरफ वाली मेज पर एक अधेड़ उम्र औरत और एक जवान आदमी बैठा हुआ था। औरत की रंगत गहरी सांवली और चेहरे के नकूश बस वाजिबी से थे। मेरी नजरें मुख्तलिफ लोगों के चेहरों का जायजा लेती हुई लक्ष्मी की तरफ उठ गईं। वो जिस मेज पर बैठी थी वहां पहले से ही काला भुजंग सा एक आदमी बैठा हुआ था। लक्ष्मी ने फौरन ही उससे बातें शुरू कर दी थी, जैसे उनमें पुरानी दोस्ती हो और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई हो। वो शख्स यकीनन अपनी किस्मत पर नाज कर रहा होगा। बेला को देखकर लक्ष्मी के खिलाफ मेरे दिल में नफरत के जो जज्बात उभरे थे वो झाग की तरह बैठ गए। लक्ष्मी ने मुझसे गद्दारी नहीं की थी, बल्कि बेला का यहाँ पहुंच जाना महज इत्तेफाक था। वैसे लक्ष्मी ने अक्लमंदी की थी कि वो हमारी तरफ आने की बजाय दूसरी मेज पर चली गई थी, और मेरा ख्याल है कि बेला उसे नहीं जानती थी। उसने वापस जाते हुए भी लक्ष्मी को देखा तो जरूर होगा, मगर उस पर तवज्जो दिए बगैर निकल गई। मैंने राधा की तरफ देखा और कहा, चलें, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, और लक्ष्मी से मुलाकात? मैंने आंख से इशारा किया। कहा, वो सामने बैठी हुई थी, लेकिन अब खुलेआम लक्ष्मी से मिलना मुनासिब नहीं। ऐन मुमकिन है बेला ने जाते जाते किसी को हमारी निगरानी के लिए कह दिया हो। मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी उनकी नजरों में आ जाए। मैंने रत्ना को हाथ के इशारे से करीब बुलाकर बिल लाने को कहा। उसने बताया कि बिल तो मैडम ने जाते जाते अदा कर दिया था। मुझे मालूम था, मैं बेला को काउंटर पर बिल की अदायगी करते देख चुका था। वेट्रेस से तो मैंने अखलाकन पूछा था। लक्ष्मी की मेज के करीब से गुजरते हुए मैंने सरसरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। राधा भी अजनबी बनकर उसके करीब से गुजर गई। तकरीबन 9 बजे का वक्त था। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। हम रेस्टोरेंट से निकलकर तकरीबन 50 गज आगे सम्राट सुपर स्टोर के सामने रुक गए और विंडो में सजी हुई चीजें देखने लगे। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मैंने सिर्फ एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा था। उस वक्त लक्ष्मी को उस काले भूत के साथ रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा। वो भी हमारे पीछे आ रही थी। मैं विंडो में रखी हुई चीजों की तरफ देखते हुए राधा से बातें कर रहा था। लक्ष्मी उस काले भूत के साथ हमारे करीब रुक गई। वो राधा के साथ खड़ी विंडो की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कुछ कह रही थी, और फिर वो दोनों वहां से आगे निकल गए। 2 मिनट के बाद राधा भी मेरा हाथ पकड़कर आगे चल पड़ी। उसने कागज की एक गोली अपने हाथ से मेरे हाथ में मुंतकिल कर दी। कागज की ये गोली लक्ष्मी ने उस वक्त राधा के हाथ में थमा दी थी जब वो उसके साथ खड़ी थी। मैं एक जगह रुककर मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता। मैंने गोली की तरह मुड़ा तुड़ा कागज खोल कर देखा। कागज पर सेलफोन नंबर और उसके नीचे 3 नाम लिखे हुए थे, गोपाल, शंकर और विजय, जिसका मतलब था कि उस कॉटेज में नागराज और बेला के अलावा सिर्फ यही 3 आदमी थे।